Students, Assalamu alaikum. Lastly, we have discussed paragraph writing in first session. Now, we'll just discuss paragraph writing session 2. In the earlier session, we have discussed how to initiate paragraph, topical sentence we have discussed. Now, after stating your topic sentence, you need to provide information to prove, illustrate, clarify and exemplify your point. Ask yourself. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम खुद से पूछें व्हाट एग्जाम्पल्स कैन आई यूज़ टू सपोर्ट माय पॉइंट। देखिए, बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी एग्ज़ाम्पल्स जब हम कोड कर देते हैं, इसके लिए हमें ख़ुद से डिस्कस करना पड़ता है, हमें सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ती है कि इधर मैं ये जो पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, ये एग्ज़ाम्पल ऐड कर रहा हूँ, क्या ये ज़रूरी है या गैर ज़रूरी पॉइंट तो नहीं ऐड कर रहा मैं इसमें एग्ज़ाम्पल। तो what examples can I use to support my point? What information can I provide to help clarify my thoughts? How can I support my point with specific data, experience or other factual material? What information does the reader need to know in order to see my point? देखें, ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं। जब आप कोई भी चीज़, ये सारे सवालात इसीलिए बनाए गए हैं आपकी हेल्प के लिए कि आप खुद से पूछें कि ये जो मैंने ऐड किया, ये डेटा ऐड किया या ये एक्सपीरियंस है, ये क्या फैक्चुअल मटेरियल जो है ये रिलेट करता है, रिलेवेंट है, या मैंने जस्ट अपने जो मेरे जहन में आया मैंने लिख दिया। इस तरह से आपका पैराग्राफ इतना इफेक्टिव नहीं बनता। इसी के साथ साथ अगर आप देखें, अब इसमें मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ द काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन ऐड टू योर पैराग्राफ। क्या क्या चीज़ें हैं जो आप उसके सपोर्ट में या बॉडी में दे सकते हैं? फैक्ट्स, डिटेल्स, reasons, examples, information from the readings or class discussions, paragraph or paraphrases or short questions, statistics, polls, percentages, data from research studies, personal experience, stories, anecdotes and examples from your life। देखिए, ये सारी चीज़ें, ये सारा मटेरियल अगर आप किसी भी पैराग्राफ के लिए, कोई भी लाइन के लिए, फिर उसके बाद आप उसको डिफ़ाइन करने जा रहे हैं या उसके सपोर्ट में कोई मटेरियल देने जा रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी वो कोटेशन कितनी इफ़ेक्टिव है और वो रिलेटिव है, रिलेवेंट है या नहीं है। इसी तरह से आप पोल्स और स्टैटिक्स जो उठा रहे हैं, क्या वो स्टैटिक्स इतने अच्छे हैं कि आप के इस पैराग्राफ में फ़िट हो जाते हैं। बाज़ औक़ात क्या करते हैं लोग, यहाँ वहाँ की इन्फॉर्मेशन, सुनी सुनाई बात को ऐड कर देते हैं, यानी उसका कोई प्रॉपर साइटेशन नहीं होता। तो जब प्रॉपर साइटेशन नहीं होता तो इस तरह से वो जो है इतना रीडर को अट्रैक्ट नहीं करती जब वो रीड कर रहा होता है, या चेकर को अट्रैक्ट नहीं करती वो जो चेक कर रहा होता है। उसको चाहिए होते हैं ऑथेंटिक साइट्स, ऑथेंटिक बुक्स। तो आपका वो किस किताब से लिया गया है, या आप अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं, लेकिन वो पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा ये हो कि वो रियलिटी बेस्ड हो, यानी वो ये ना हो कि आप उसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड कर देते हैं, कंट्रोवर्शियल चीज़ ऐड कर देते हैं, तो कंट्रोवर्शियल चीज़ों को ऐड ना करें। उसके साथ साथ अगर आप इसमें ट्रांजिशनल जो है वो फ्रेजेस भी ऐड करते चलें, यानी उसको जोड़ते हुए चलें। अगर आपने जुमला शुरू कर दिया है, जैसे आपने पहले जो है वो जो है आपका पहला जुमला था टॉपिकल सेंटेंस, फिर उसके साथ आपने फैक्ट्स ऐड कर दिए उसको क्लियर करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। उसी के साथ साथ आप जो है जैसे जैसे एक्सप्लेन करते जाएंगे तो आपका ये ज़रूरी है कि आप उसमें इंट्रोडक्टरी जो है फ्रेजेस ऐड करें, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट। इस तरह के वर्ड्स जो है वो आपकी सीक्वेंस को, कोहेरेंस को डेवलप करते हैं कि ये चीज़ अगर आपकी पैराग्राफ में कोहेरेंस नहीं होगा तो आपका पैराग्राफ ये मतलब सीरीज़ में नहीं होगा, ये सीक्वेंशनल नहीं होगा, कभी इधर जाएगा। तो आप जब लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, लास्टली, थर्ड, तो इस तरह से जो है वो चेकर के लिए आसानी होती है कि उसने पॉइंट नंबर ये पहला चेक किया है, पॉइंट नंबर 2, और उसी सीरीज़ के साथ वो चीज़ आ रही है। उसके साथ है स्टेप नंबर 4, गिव योर पैराग्राफ मीनिंग। उसका क्या मतलब होता है? आफ्टर यू हैव गिवन द रीडर इनफ इंफॉर्मेशन टू सी एंड अंडरस्टैंड योर पॉइंट, यू नीड टू एक्सप्लेन दिस, व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट, मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग। आस्क योरसेल्फ, अगेन आस्क योरसेल्फ। आपने जब सारी चीज़ें कोड कर दी, आपने कोई एग्जाम्पल भी कोड कर दिया, आपने कोई इन्फॉर्मेशन भी रख दी, अब आपकी बारी आ जाती है वो कि व्हाट डज़ द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन मीन, इस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, यानी उसको डिफ़ाइन करना है। अब आपके लिए मज़ीद एक्सप्लेनेशंस हैं, यानी हाउ डज़ दिस रिलेट टू ओवरऑल पॉइंट, आर्ग्यूमेंट और थीसिस। देखें, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमने कोई एग्जांपल दी, पर उसके साथ कनेक्टिविटी में आप कोई आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, कोई थीसिस दे देते हैं, तो वो उसके साथ अटैच हो जाता है। यानी अगर मैंने कोई स्टेटमेंट देकर, कोई इन्फॉर्मेशन देकर उसको ऐसे ही छोड़ दिया बिना एक्सप्लेनेशन के, तो वो तो बेकार हो जाएगी, किसी काम की नहीं होगी। तो आप उसको
कोशिश करें कि इस इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सप्लेन करें। वाई इज़ दिस इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, मीनिंगफुल, हाउ डज दिस इंफॉर्मेशन रिलेट टू दी असाइनमेंट और कोर्स एम आई टेकिंग। सपोज मैंने कोई एग्जाम्पल कोड की, फिर मैं सोचूं कि ये एग्जाम्पल मैंने कोड तो की है लेकिन क्या ये इस टॉपिक के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसी के सपोर्ट में फ़र्दर मैं ऐड करूँगा। अगर मैं एग्ज़ाम्पल कहीं और से उठाऊँगा और आगे वाला जुमला कहीं और होगा तो मिसमैच करेगा। तो कोशिश ये करें कि जो आपने एग्ज़ाम्पल लिए उसके सपोर्ट में जो जुमला लिखा है वो आपके टॉपिक से भी मैच करता हुआ जाए, वो आपके असाइनमेंट से भी, और रीडर को भी अट्रैक्ट करे कि वो जब रीड करे तो उसको प्रॉपरली समझ आए कि ये आपका ओवरऑल हॉलिस्टिकली, यानी आप ये समझ लें कि आपका हॉलिस्टिकली इसको जो है आइडिया जो है वो टच करे। अगर हॉलिस्टिकली उसको आइडिया टच नहीं करेगा तो वो ट्रबल में आ जाएगा और वो आपकी उस चीज़ को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेगा। तो कोशिश करें कि जब आपने कोई स्टैटिक्स कोई ऐसा फिगर दिया है तो उसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन या आर्गूमेंट्स के साथ जब लेकर चलें तो आप उसको देखें कि ये आर्गूमेंट वैलिड भी है या मैंने ऐसे ही कोई चीज़ प्लेस कर दी है यहाँ पर। तो ये आपका चौथा स्टेप। स्टेप 5, कंक्लूड। Conclusion or conclude your paragraph is very important step to learn or to understand. Most often student has no idea, or students are not having such idea how to relate conclusive sentence with the topical sentence or the body of paragraph. After illustrating your point with relevant information, add a concluding sentence. Concluding sentences link one paragraph to the next and provided another device for helping you ensure your paragraph is unified. अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपको ये सेंटेंस अभी बताया कि इंश्योर योर पैराग्राफ इज़ यूनिफाइड। पैराग्राफ में कोहेरेंस का होना, यानी आपस में जुमलों में कोहेरेंस का होना बड़ा ज़रूरी है। आपका पैराग्राफ ये ना हो कि आपने टॉपिकल सेंटेंस कुछ और लिखा है, इन्फॉर्मेशन कोई और दी और आपका कॉन्क्लूसिव सेंटेंस कुछ और है। उन तीनों का आपस में जुड़ना, तीनों का आपस में उसी सीरीज़ के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि अक्सर तौर पर, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप बर्गर खा रहे हैं और बर्गर का हेड जब आप खाते वक्त उसका हेड और टेल दोनों मिलाते हैं, जब आप, ये एक जनरल सी बात है, जस्ट एक कॉमन सी एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो आपका हेड और टेल मिलता है और ये जो बीच में जो आप मिर्च मसाले खा रहे होते हैं ये आपका बॉडी होता है। इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, इसमें आपका फैक्ट्स और फिगर्स भी हैं, आपका रियल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी है। तो ये आपका बर्गर जो है ना वो एक समझो पैराग्राफ है। उसका अपर लेयर जो है वो आपका टॉपिकल सेंटेंस है, उसका लोअर लेयर जो है वो आपका कॉन्क्लूसिव सेंटेंस है, और वो जो बीच में आप मिर्च मसाले लगा रहे हैं वो एग्जाम्पल्स हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो आपके बॉडी का हिस्सा हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ें जो है वो मैच नहीं करेंगी तो आपका पैराग्राफ नहीं इतना इफेक्टिव बनेगा। तो इसी तरह से ये जो मैंने आपको लाइन आखिरी बताई कि यहाँ पर, और उसके बाद फिर while not all paragraph include concluding sentence, you should always consider whether one is appropriate. Concluding sentence have two crucial roles in paragraph writing. इसके दो अहम से होते हैं जो paragraph writing में होता है। पहला, they draw together the information you have presented to elaborate your controlling idea by. अब देखें, ये पहले तो ये है कि इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्से में वो क्या बयान करता है, समराइजिंग द पॉइंट्स यू हैव मेड। आपने जो भी पॉइंट्स बनाए उसका समराइज, उनका उसका मिनिएचर जो होता है वो कंट्रोलिंग, वो जो है कंक्लूसिव सेंटेंस होता है। रिपीटिंग वर्ड्स आर फ्रेजेस फ्रॉम द टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस के ही हिसाब से जो आपने टॉपिक से वो जो वर्ड बनाते हैं उसी के साथ सिमिलर वर्ड्स बनाकर वो उसका रिपीटेशन। यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स दैट इंडिकेट कंक्लूजन्स आर बीइंग ड्रॉन, लाइक देयरफॉर, थस, रिजल्टिंग। अब इसका ये ज़रूरी है कि आप जब कॉन्क्लूसिव सेंटेंस दें तो उसको आप लिंकिंग वर्ड्स के साथ दें, थस, देयरफॉर और रिजल्टिंग के थ्रू, या आप टू सम अप, टू कंक्लूड दिस आइडिया, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। सेकंड, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, दे ऑफन लिंक द करंट पैराग्राफ टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। दे मे एंटिसिपेट द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द next paragraph by introducing a word, phrase or new concept which will then be picked up in the topic sentence of the next paragraph, using word phrases that point ahead, that following another, other.
देखिए, लिंकिंग वर्ड्स का बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिंकिंग वर्ड्स का पता ही नहीं है। अगर आप गूगल करें तो आप लिख सकते हैं वहाँ पर लिंकिंग फ्रेजेस और लिंकिंग वर्ड्स, तो आपको एक लिस्ट ऑफ लिंकिंग वर्ड्स आ जाएगी। उसमें यह है कि आपको पता लगेगा कि अगर मेरा आर्गूमेंटल जो है वो आइडिया है या आर्गूमेंट दे रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से कौन सा लिंकिंग वर्ड इस्तेमाल करूँ, और अगर इसका कंट्रास्ट दे रहा हूँ तो फिर मैं कौन सा लिंकिंग वर्ड इस्तेमाल करूँ। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब आप पैराग्राफ को नैरो डाउन करते हैं तो आप उसमें लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करें। लिंकिंग वर्ड्स आपको एक लिस्ट भी मिल जाएगी, अगर इंशाल्लाह आगे मुझे टाइम मिला तो मैं आपको लिंकिंग वर्ड्स की एक लिस्ट समझा भी दूंगा कि लिंकिंग वर्ड्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, जिसमें देयरफॉर है, थस है या फर्दर मोर है। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो बड़े अहम होते हैं आपके पैराग्राफ के हवाले से, और पैराग्राफ राइटिंग में वो आपको बड़ा फ़ायदा देते हैं। स्टेप 6, लुक ओवर एंड प्रूफ रीड जो है। अब प्रूफ रीडिंग लोग इसको अहम समझते ही नहीं है। लोग समझते हैं कि जी, स्टूडेंट समझते हैं कि जी मैंने लिख लिया, मेरी जान आज़ाद हो गई, अब मैं जो है फ्री हूँ, अब मैंने मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पैराग्राफ डिज़ाइन कर लिया है। तो ये चीज़ जो है वो बाज़ औक़ात बहुत ख़तरनाक होती है, और वो ख़तरनाक इस हद तक होती है कि आपका जो प्रूफ रीड वाला हिसाब होता है उसमें आपकी काफ़ी सारी मिस्टेक्स जो है वो कवर हो जाती हैं और निकल जाती हैं। जैसे द लास्ट स्टेप इन गुड पैराग्राफ राइटिंग इज़ प्रूफ रीडिंग एंड रिवीजन। बिफोर यू सबमिट योर राइटिंग, look over your work at least one more time. Try reading your paragraph out loud to make sure it makes sense. अब देखें, ये एक रिसर्च भी है, जब तक आपके कान पर कोई चीज़, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं ठहरती तब तक आप उस चीज़ को सही से नहीं समझ पाते। तो आप अपने पैराग्राफ को एक बार लाउड रीडिंग दें ताकि आप उसकी गलतियों को, उसकी कोताहियों को, या उसमें कहीं भी कोई मसला है उसको आप फिगर आउट कर सकें। आल्सो आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस। उसके साथ साथ अपनी, जैसे मैंने ये, आपने अगर स्टेप बाय स्टेप देखा हो तो हर स्टेप में मैंने ये वर्ड ऐड किया है, आस्क योर सेल्फ, यानी उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं कि आप अपने आप से पूछें कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़, क्योंकि जब आप पैराग्राफ लिख रहे होते हैं दैट इज़ वर्ड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग ही है, और क्रिएटिव राइटिंग आपको समझाती है कि मुझे ये चीज़ खुद से असेस करनी है, मुझे ये चीज़ खुद से समझनी है और उसके बाद इसको ऐड करना है। डज माई पैराग्राफ आंसर द प्रॉम्प्ट एंड सपोर्ट माई थीसिस, यानी वो क्या मेरे थीसिस को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। डज इट मेक सेंस, डज इट यूज द एप्रोप्रिएट एकेडमिक वॉइस, क्या ये एकेडमिक हिसाब से या उस जो पैरामीटर्स हैं उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप इन सब चीज़ों को समझ गए तो मेरे ख्याल से पैराग्राफ लिखना कोई बड़ा मसला नहीं है। पैराग्राफ की लेंथ, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं सर पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आप पर या आपके क्वेश्चन देने वाले पर। उसमें बाज़ औक़ात में तो कहीं ना कहीं लिखा होता है कि राइट पैराग्राफ अबाउट 350 वर्ड्स, कहीं ये लिखा होता है 5000 वर्ड्स, जो कहीं लिखा होता है 2000 वर्ड, 200 वर्ड, 1200 वर्ड। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपको दे रहा है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड पैराग्राफ जो मुझसे पूछते हैं, जिसको हम मिनी पैराग्राफ करते हैं, तो वो कम से कम 350 वर्ड का होता है। आप उसको 500 वर्ड्स तक ले जा सकते हैं, 1000 वर्ड्स तक ले जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल उसमें कितना रिलेवेंट है, कितना अच्छा है, उसमें कोहेरेंस कितना अच्छा है, उसका सीक्वेंस कितना ठीक बैठा है। इररिलेवेंट बात कोई ना करें उसमें जो है रिलेवेंट बातें करें। उसमें आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं, फैक्ट्स दे सकते हैं, कोटेशंस दे सकते हैं, स्टैटिक्स दे सकते हैं, साइट्स कोड कर सकते हैं, आदीस कोड कर सकते हैं, या आप जो है वो इडियम्स दे सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आपके पास ये सारा मवाद नहीं होगा तो आप एक अच्छा पैराग्राफ कभी भी नहीं लिख सकते। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मुझे अपने फीडबैक में ज़रूर इसके बारे में बताइएगा, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऐसे राइटिंग पर होगा, या हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो ऐसे राइटिंग के हिसाब से होगी। अगर कोई आप इसके अलावा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साकी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन को, और उसके थ्रू आप हमसे सवालात पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।